नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम पे पहली वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको यूएनईपी का फॉर्मेशन एंड मैंडेट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनकी फंडिंग और यूएनईपी के सेक्रेटेरिएट्स को मैंने एक्सप्लेन किया। और यूएनईपी के सेक्रेटेरिएट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो यूएनईपी की सेक्रेटेरिएट्स है। इस वीडियो से हम लोग यूएनईपी का स्ट्रक्चर और लीडरशिप, यूएन एनवायरमेंट असेंबली एंड गवर्निंग काउंसिल, यूएन 6 एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, मेजर प्रोग्राम्स ऑफ यूएनईपी एंड यूएनईपी इन इंडिया, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, अगर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। स्ट्रक्चर और लीडरशिप की बात की जाए तो आपको पता है कि यूएनईपी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो नैरोबी में है, केनिया नाम की कंट्री में। ओके, यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को लीड कौन करता है? तो भैया लीड करते हैं सीनियर मैनेजमेंट टीम, जिसके चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो सबसे ऊपर है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूएनईपी के अंदर, उसके नीचे आते हैं डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर मैनेजमेंट टीम, सेक्रेटेरिएट एंड कन्वेंशंस और पार्टनर्स। अगर आप यूएनई का काम देखिए तो यूएनईपी का सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है, उसके बाद बहुत सारे डिवीजन्स हैं, रीजनल ऑफिस है, लायसन ऑफिस है, आउटपोस्टेड ऑफिस है, बहुत सारे कोलैबोरेट, मतलब इनके खुद के डेडिकेटेड ऑफिसेस तो हैं ही। बाकी रीजनली इन्होंने बहुत सारे इन्वायरमेंटल एनजीओज के साथ और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपना कोलैबोरेशन कर रखा है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, सेक्रेटेरिएट और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेटिंग बॉडीज भी हैं यूएनईपी में। अभी इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस कौन कौन से हैं तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, कारपेथियन कन्वेंशन, मिनमाटा, बेसल, वियना, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सीबीडी, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, इस समय पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के? तो इंगर एंडरसन ऑफ डेनमार्क, ये है इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर आप बात की जाए यूएन एनवायरनमेंट असेंबली की तो देखिए, एनवायरनमेंट पे दुनिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट लेवल की डिसीजन मेकिंग बॉडी है आपकी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली, जो कि यूएनईपी के अंदर काम करती है। जो क्रिटिकल एनवायरमेंटल चैलेंजेस आज की डेट में दुनिया फेस कर रही है उसको एड्रेस करने का काम इन लोगों का है। और कहीं ना कहीं 2030 का जो एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जिसके थ्रू हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये यूएन एनवायरनमेंट असेंबली एक मेजर रोल प्ले करती है। फिर ये जो एनवायरनमेंट असेंबली है ये 2 साल में एक बार मिलती है, बाई एनुअली। उसमें प्रायोरिटी बनाती है ग्लोबल एनवायरनमेंट पॉलिसी के लिए, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ को बनाने के लिए, इंटर गवर्नमेंटल एक्शन आगे लाने के लिए, ब्रॉड पार्टिसिपेशन करने के लिए। अब यूएन एनवायरनमेंट असेंबली में इतने सारी गवर्नमेंट्स बैठी हुई, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, एनजीओज बैठे हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो कॉर्पोरेट्स हैं जो कि एनवायरनमेंट में कुछ करना चाहते हैं वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो भी सोल्यूशन लिया जाएगा उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ब्रॉडर बेसिस पे होगी। 6 स्ट्रेटेजिक एरियाज में यूएनईपी फोकस करता है। अगर यूएनईपी से रिलेटेड आपको कुछ लिखना है तो यूएनईपी के मैंडेट के अंदर 6 एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन है, 6 स्ट्रेटेजिक एरियाज अगर आप इनको कोड कर सको। पहला है क्लाइमेट चेंज, कंट्रीज की एबिलिटी को बढ़ाना है ताकि वो अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एडेप्टेशन, मिटिगेशन, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को ला सकें। लो कार्बन सोसाइटीज को लेके आए तो डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट है वो हाई कार्बन नहीं, लो कार्बन इंटेंसिव होना चाहिए। क्लाइमेट साइंस को इम्बाइब किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जाए और क्लाइमेट के प्रति जो पब्लिक की अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जाए। उसके आगे बात की जा रही पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये क्या करते हैं कि जो क्राइसिस अफेक्टेड कंट्रीज हैं वहां पे लेजिस्लेटिव और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स के थ्रू, देखिए पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में होगा ये यूएनईपी। देखिए अब किसी एक देश की सरकार के ऊपर तो कंट्रोल लगता नहीं है, लेकिन जब उस देश की सरकार कोई भी नियम कानून बनाएगी तो यूएनईपी के ऑफिशियल्स रहेंगे वहां पे उनको असिस्ट करने के लिए, ताकि आप अपने पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार से करें कि आपके एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। दुनिया भर की जो कंट्रीज है उनके लीडर्स वो इस बात को मानते हैं कि एनवायरनमेंट को बचाना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं हर कोई यूएनईपी की बात को सुनता है। अब उसको इम्प्लीमेंट करना ना इम्प्लीमेंट करना ये एक अलग बात है। कुछ एक्टिविटीज यूएनईपी ने पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट ब्रांच ने ली हैं, वो कौन सी हैं? तो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंट असेसमेंट इन अफगानिस्तान, कोटे डिवोर, लेबनान, नाइजीरिया एंड सूडान। इनमें पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एनवायरनमेंटल असेसमेंट कर चुका है यूएनईपी और उसके बेसिस पे इनकी सरकारों को भी काफी एक नजरिया सा मिला है कि हमें क्या करना चाहिए। फिर इकोसिस्टम मैनेजमेंट, तो भैया मैनेजमेंट और रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके और इकोसिस्टम सर्विसेज को बढ़ाया जा सके। इकोसिस्टम सर्विसेज बहुत प्रकार की होती है। आपको जो प्लांट्स खाना देते हैं ना वो भी एक प्रकार की इकोसिस्टम है, से सर्विस है। जो हमारे ओशंस एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेते हैं वो भी एक प्रकार की इकोसिस्टम सर्विसेज है। एक्चुअली हम जिंदा ही इकोसिस्टम सर्विसेज के चलते हैं। इसीलिए
इन इकोसिस्टम सर्विसेज को बचाने के लिए हमें अपने इकोसिस्टम्स को मैनेज करना पड़ेगा, उनको बचा के उन्हें रेस्टोर करना पड़ेगा। और इसके लिए ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज। तो ग्लोबल देखिए, ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम लैंड बेस्ड एक्टिविटीज, याद रख सके तो रख लीजिए। अब इतनी सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल है, ये बात मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ याद रख सके तो रख लीजिए। फिर इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, तो भैया दुनिया भर की गवर्नमेंट की मदद करना कि वो ऐसे प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशंस, लॉज और पॉलिसीज ला पाएं जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो कंट्री के अंदर। एक जगह पे गवर्नमेंट की मदद करी जा रही थी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट रेजोल्यूशन में, दूसरा यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए मदद कर रहा है यूएनईपी। फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस, पांचवा, भैया हार्मफुल सब्सटेंसेस के यूज को मिनिमाइज करना जरूरी है ताकि उसका इम्पैक्ट भी मिनिमाइज हो जाए। हैजार्डस वेस्ट का कम यूज होगा तो एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स दोनों सेफ रहेंगे। इसीलिए यूएनईपी अभी नेगोशिएशंस कर रहा है ताकि एक ग्लोबल एग्रीमेंट लेके आया जाए मरकरी के ऊपर। मिनेमाटा कन्वेंशन है बट एक बाइंडिंग एग्रीमेंट आ जाए जिससे मरकरी के यूज को डिस्करेज किया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। एक है स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल्स मैनेजमेंट, ये भी यूएनईपी का ही इनिशिएटिव है जो कि केमिकल से आने वाले ह्यूमन हेल्थ पे जो इफेक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट पे जो इफेक्ट्स हैं, उससे कम करने की बात की जाती है। और फाइनल छठा पॉइंट, रिसोर्स एफिशिएंसी, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रीजनल एंड ग्लोबल एफर्ट्स टू इंश्योर नेचुरल रिसोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड, प्रोसेस्ड एंड कंज्यूम्ड इन अ मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे। तो ये 6 ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं, याद रख सके तो याद रख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल्स में कोट करने के लिए एनवायरनमेंट के फील्ड में यूएनईपी की लीडरशिप के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं दुनिया भर में, अगर आपको ये कोट करने हो तो पहला है बिलियन ट्री कैंपेन, 2006 में लॉन्च किया गया था यूएनईपी के द्वारा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो भी सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, वाटर सप्लाई कम हो रही है, उसके चलते बिलियन ट्री कैंपेन चलाया गया और बोला गया कि 1 बिलियन ट्री को प्लांट किया जाएगा 2007 में, क्योंकि ट्रीज के आ जाने से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी कम होगा, वाटर सप्लाई भी सही होगी, अंडरग्राउंड वाटर के एक्विफर्स का रिचार्ज भी बढ़ेगा, सब कुछ अच्छे से होने लगेगा। तो जो भी इन्वायरमेंटल डैमेज है उनको कम करने के लिए ट्री लगाइए। दूसरा, क्लीन अप द वर्ल्ड, ये कम्युनिटी बेस्ड इन्वायरमेंटल कैंपेन है दैट इंस्पायर्स एंड एम्पावर्स कम्युनिटी अराउंड द ग्लोब टू क्लीन अप, फिक्स अप एंड कंजर्व देयर एनवायरमेंट। ठीक है भाई, बोल बच्चन सही लग रहा है बट इसको इंप्लीमेंट किया है किसने, यूएनईपी ने। क्लीन अप द वर्ल्ड वीकेंड इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन द 3rd वीकेंड इन सितंबर ईच ईयर, ये भाई याद रखना, क्लीन अप द वर्ल्ड वीकेंड, क्लीन अप द वर्ल्ड के अंदर यूएनईपी का प्रोग्राम है। फिर अर्थ आवर, ये सबसे ज्यादा फेमस है, दुनिया भर में हर साल मिलियंस ऑफ पीपल्स, बिजनेस और लैंडमार्क्स कुछ 1 घंटे के लिए अपनी लाइट्स को स्विच ऑफ कर देते हैं, किसी भी प्रकार का नॉइज नहीं करते हैं, मतलब वैसे नॉइज नहीं करते हैं पॉल्यूशन वाला, बट हाँ क्लाइमेट एक्शन के लिए और क्लाइमेट चेंज को प्रमोट करने के लिए, कहीं ना कहीं रोकने के लिए क्लाइमेट चेंज को और गंदी प्रैक्टिसेस को, मतलब आप कह सकते हो हटाने के लिए, अच्छी प्रैक्टिसेस को, एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए अर्थ आवर लाया गया था। लाइट बंद कर दी जाती है हर साल 1 घंटे के लिए, सब लोग बंद करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने इसको ऑर्गेनाइज किया, किसके साथ मिलकर, यूएनईपी के साथ मिलकर। तो यूएनईपी का इन्वॉल्वमेंट अर्थ आवर में है। फिर भाई पेन फॉर द प्लैनेट, ये क्या बोलता है, प्लेइंग फॉर द प्लैनेट, क्या बोल रहा है, इसको लॉन्च किया गया 23 सितंबर 2019 को यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क में। प्ले मॉब जैसे जो ग्लोबल गेमिंग इनिशिएटिव्स हैं उसके थ्रू जो गेम्स खेलते हैं ना लोग, गेम्स के अंदर कुछ ऐसे आप कह सकते हो एनिमेशंस को डाला जाए जिससे कि जो ग्रीन अवेयरनेस है बच्चों के अंदर जो कि गेम्स खेलते हैं वो आ सके। तो प्लेइंग फॉर द प्लैनेट अलायंस, ये देखिए प्लेइंग फॉर द प्लैनेट अलायंस है, ये भी एक इनिशिएटिव, इसको रिसेंटली 23 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। इसमें सपोर्ट है GRID एरेंडल प्ले मॉब का, बड़ी बड़ी गेमिंग कंपनीज, ठीक है, वो अपने गेमिंग सॉफ्टवेयर्स में ग्रीन सिग्नल्स को लाके, ग्रीन चीज़ों को लाके, ग्रीन डिस्प्ले को लाके ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा को प्रमोट करने की कोशिश करेंगी, एमिशंस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगी और भी बहुत सी चीज़ें। आप बस इस इंफॉर्मेशन का प्रयोग आपको कैसे करना है। प्लेइंग फॉर द प्लैनेट अलायंस लॉन्च्ड ऑन 23rd of September 2019 एट यूएन हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क इज ए मेजर इनिशिएटिव ऑफ यूएनईपी। बस एक इतनी लाइन लिख दो, बहुत काम किया। फिर सील द डील, ये भी एक यूएन कैंपेन है फॉर अ फेयर, बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव पोस्ट क्योटो क्लाइमेट एग्रीमेंट एट द यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पॉपुलर नोन एज COP15 टू बी हेल्ड फ्रॉम 7 से 18 दिसंबर 2009। अब ये तो देखिए हो चुका है। हुआ ये दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल के खत्म होने के बाद एक बाइंडिंग प्रोटोकॉल की जरूरत थी, उसके लिए एक कैंपेन चलाया सील द डील।
और बोला गया कि 7 से 18 दिसंबर 2009 को कोपेनहेगन में जो COP 15 होगा वहां पे हम एक ऐसी डील को क्लोज कर देंगे जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में बाइंडिंग रिस्ट्रिक्शंस लेके आएगी कंट्री के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली ये सील द डील सक्सेसिव नहीं हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो चुका। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद अभी के लिए कोई भी ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस बाइंडिंग एग्रीमेंट एग्जिस्टेंट नहीं है। जो भी टारगेट्स अलग अलग कंट्री दे रही हैं वो भाई अपने वॉलंटरी बेसिस पे दे रही हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड मतलब कोई भी कहते हैं ना बाइंडिंग एग्रीमेंट अभी तक नहीं आया क्योटो प्रोटोकॉल के बाद। उसके बाद और भी 2-3 चीज़ें जैसे कि टुंजा 2003 में स्टार्ट किया गया यूएनईपी के द्वारा, इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी फॉर एंगेजिंग यंग पीपल इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज एंड वर्क इन यूएनईपी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर एप्पल अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर इमरजेंसीज लोकल लेवल 1988 में शुरू किया गया था। बहुत सारे दुनिया भर में केमिकल इंसिडेंट्स हुए थे 1988 के आसपास जिसकी वजह से डेथ्स, इंजुरीज, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा था। तो उसका काम क्या था, हैजार्ड्स और रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क रिडक्शन, एक्सीडेंट प्रिवेंशन और मिटिगेशन के लिए मेजर्स को लेके आना, लोकल इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करना इन इंसिडेंट्स को कम करने के लिए। तो भाई देखिए, एप्पल, टुंजा, सील द डील, प्लेइंग फॉर द प्लेनेट अलायंस, अर्थ आवर, क्लीन अप द वर्ल्ड, बिलियन ट्री कैंपेन, ये कुछ इनिशिएटिव्स के नाम है। इन इनिशिएटिव्स में घुसने की जरूरत नहीं है, ना ये जानने की जरूरत है कि इन इनिशिएटिव्स का क्या एग्जैक्ट काम है, कौन इनको लेके आया। बस इनका साल, इनका नाम और ये बेसिकली क्या करते हैं। जैसे बिलियन ट्री इनिशिएटिव्स में भैया 1 बिलियन ट्रीज लगाने, इतना याद रखें और किसी भी क्लाइमेट के क्वेश्चन में घुसेड़ दीजिए, नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि इस लड़के की पढ़ाई इतनी डीप है कि उसने यूएनईपी के स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स को भी पढ़ रखा है। एग्जामिनर आज के डेट में यूपीएससी पेपर चेकिंग में आपकी डेप्थ चेक करता है, और किसी भी चीज़ का एग्जामिनर सिर्फ यूपीएससी नहीं, आप कोई नॉर्मल पेपर भी लिख रहे हो ना, उसमें भी आप कोट कर सकते हो। इंडिया की रिलेशनशिप की बात की जाए यूएनईपी की, तो यूएनईपी इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कमीशन कर रहा है। यूएनईपी की जो प्रेजेंस है इंडिया में वो 2016 से, उन्होंने 2016 में एक ऑफिस खोला न्यू दिल्ली में, हालांकि उससे पहले ही वो इंडिया में इन्वॉल्व है। जो नोडल एजेंसी है यूएनईपी के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इंडिया में वो है मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया के यूएनईपी में कौन है, इंडिया हाई कमिश्नर फॉर केनिया। चूंकि मैंने आपको बता ही रखा कि यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर्स है वो नैरोबी केनिया में, तो केनिया में जो इंडिया के हाई कमिश्नर होंगे वो ऑटोमेटिकली परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे इंडिया के यूएनईपी में। इंडिया का एनुअल कंट्रीब्यूशन यूएनईपी में USD $1 लाख। ओके, इंडिया ने जो भी इन्वायरमेंटल सेक्टर में किया है उसके लिए यूएनईपी रेगुलरली इंडिया को क्रेडिट देता रहता है। यूएनईपी ने प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी साहब को चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड दिया। ये चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड नरेंद्र मोदी साहब ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ शेयर किया पॉलिसी लीडरशिप की कैटेगरी के अंदर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने बनाया है, उसको भी रिकॉग्निशन दिया यूएनईपी ने। 2019 में यूएनईपी द्वारा होस्ट किया गया क्लीन एंड क्लाइमेट एयर कॉलिशन, इसको इंडिया ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये है दोस्तों यहाँ पे इंडिया प्लान्स टू वर्क विद CCAC क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिशन, जिसका सेक्रेटेरिएट यूएनईपी है। इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और एक्सपीरियंस को इम्बाइब किया जाएगा इंडिया का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में। तो ये था यूएनईपी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दी ही आपके लिए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वीडियो लेके आऊंगा। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।